उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके जो इस सम्मेलन बुलाने का हमारा औचित्य था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चमार महासम्मेलन का औचित्य ये था कि हम बजाय अपने राजनीतिक नेताओं पर विश्वास करके इस समाज की इतनी बड़ी ताकत बनाएं कि समाज सरकार के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाए। उसके लिए क्या करें, हमने सभी जिलों के अंदर जितनी भी अपनी गुरु रविदास सभाएं, डॉक्टर अंबेडकर सभाएं, माता रमाबाई के नाम से, माता सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से जो संस्थाएं थी, सभी को इस प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की है। अभी कमी कहाँ रह गई, जो ब्लॉक लेवल पर संस्थाएं काम कर रही है, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से हो, चाहे गुरु रविदास जी के नाम से हो, चाहे चमार समाज की जो भी संस्था हो जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रही है, उन सब को इस प्लेटफार्म पर लाने के बाद एक बड़ा सम्मेलन, और अभी टाइम हमारे पास बहुत है, हमारे पास 4 साल का टाइम है जो हम डिमांड रखने जा रहे हैं सरकार के सामने। अगर सरकार ने इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये मान करके चलो कि आगे आने वाले चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन, चाहे हम कुरुक्षेत्र में करें चाहे कहीं और करें, वो सम्मेलन करेंगे। और फिर उसमें, क्योंकि इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों ने ये भी कहा था कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के समर्थन में कर रहे हैं, ये फलाने के समर्थन में कर रहे हैं। ये सम्मेलन किसी के समर्थन में नहीं है साथियों। एक हमारे जो डॉक्टर राजेश है, जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिन्होंने सरकार से आंकड़े इकट्ठे कर करके ये जो किताब छापी गई है, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस किताब को खरीद के लेके जाओ, इस किताब के हर पन्ने को पढ़ो, आप लोगों को सारी जानकारी हो जाएगी कि जो लोग चमार समाज के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सारा रिजर्वेशन का फायदा ये उठा गए, ये किताब पढ़ लो, आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और आपसे पता हो जाएगा आपको कि किस समाज का हक खाया है। सारी चीजें इस किताब के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। कुछ पढ़ना भी सीखो, कुछ लिखना भी सीखो। डॉक्टर राजेश ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है साथियों। वो ये कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 11.11 के आसपास है। 11.11 जनसंख्या जाट समाज के बाद में दूसरी बड़ी जनसंख्या होती है। हमें किसी पार्टी के साथ लगने की जरूरत नहीं है। अगर ये समाज एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो गया, अगर ये समाज ने ये सोच लिया कि हमने इस सरकार को बदलना है, तो हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है साथियों। ये समाज ही वो ताकत रखता है जो बड़ी बड़ी सरकारों को उथल पुथल करके रख सकता है। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से एक तो संदेश ये है सभी साथियों के पास, जो भी डिस्ट्रिक्टों से संस्थाएं आई है, उन डिस्ट्रिक्टों की सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है कि वो अपने जाकर के जिलों में जाकर के अपने ब्लॉक लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, उन सब की सूची बना करके 1 महीने के अंदर अंदर हमारे को दे दें। सभी संस्थाओं की सूची, उनके पदाधिकारियों की लिस्ट, उनके मोबाइल नंबरों के साथ हमारे पास होनी चाहिए, ताकि आगे की जो कार्रवाई हम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और जब ब्लॉक लेवल के सारे पदाधिकारी इसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम इसका चुनाव करवाएंगे। जो ये संगठन आपके सामने खड़ा किया, हरियाणा रविदासिया समाज महासंघ के नाम से, इस संगठन का चुनाव जब सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब इसका चुनाव होंगे, तब इसका चुनाव करवाएंगे। तब तक जब तक हमारे पैर हाथ चल रहे हैं साथियों, हम ये जिम्मेवारी बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। हम सरकार के सामने इस सम्मेलन के माध्यम से, लोगों ने कहा कि DSC OSC का जो ग्रुप बनाया उसका क्या हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। आप लोग शांत हो गए, परंतु हम शांत नहीं बैठे थे। 2006 के अंदर हम हाई कोर्ट से केस जीत के आए थे और 2007 में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी, जिसका फैसला 1 अगस्त 2024 को आया। 1 अगस्त 2024 के खिलाफ हमने हिसार के अंदर पूरे हरियाणा ये चमार महापंचायत रखी हमने, और उसमें फैसला लिया था कि हम इसमें रिव्यू भी डालेंगे और जो सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी उसमें कमियां निकाल कर उस नोटिफिकेशन को भी हम चैलेंज करेंगे। वो चैलेंज की हरियाणा प्रदेश चमार महासभा ने 12 लाख रुपए का सीनियर एडवोकेट खड़ा करके हाईकोर्ट में किया हुआ है। 8 महीने बाद सरकार ने रिप्लाई दाखिल किया है, 8 महीने बाद SC कमीशन ने अपना रिप्लाई दाखिल किया है। और ये भी गारंटी है, जिस दिन उसमें आर्गूमेंट्स हो गई हाई कोर्ट के अंदर, हमें 95% उम्मीद है कि नोटिफिकेशन सरकार की सटे हो जाएगी, अधिसूचना सटे हो जाएगी। अब आए हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारी लड़ाई है वर्गीकरण के खिलाफ, वो लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, परंतु जो सरकार ने वर्गीकरण किया क्या उससे हमें पूरा फायदा मिल रहा है?
उससे पूरा फायदा हमारे समाज को नहीं मिल रहा है, जो सबसे बड़ा नुकसान आज की तारीख में हम झेल रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? 2020-21 के अंदर मनोहर लाल खट्टर की सरकार से हरियाणा विधानसभा के अंदर एक्ट बना करके और जो एडमिशन हो रहे हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में, उनमें ये भी किया था, वर्गीकरण किया था। उसमें क्या खेल खेला सरकार ने? डीएससी की जो 36 जातियां थी उनकी तो सूची साथ लगा दी, हमारे साथ जो 15 जातियां थी उनकी सूची साथ नहीं लगाई। और उसका असर क्या हुआ कि डीएससी समाज के जो 10% आरक्षण था वो तो डीएससी समाज बरोबर लेता रहा, परंतु हमारा जो 10% आरक्षण था उसमें से आधा लगभग डीएससी समाज के बच्चों का एडमिशन होता रहा। ये हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने वर्गीकरण कर दिया, हमारा जो हिस्सा तुमने तय किया था, हमारा जो कोटा तय किया था, वो 10% आरक्षण हमें कब पूरा मिलेगा? वो आरक्षण हम लेना चाहते हैं, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। ये 10% आरक्षण तो हमें अभी पूरा चाहिए। उसके बाद 13 नवंबर को जो नौकरियों में जो वर्गीकरण किया, उसमें क्या खेल खेला? चमार समाज के लिए 5 पोस्टें निकालेंगे, 3 उनको देंगे, 2 हमें देंगे। 7 निकालेंगे, 4 उनको देंगे, 3 हमें देंगे। 9 निकालेंगे, 5 उनको देंगे, 4 हमें देंगे। और जो सिंगल पोस्ट निकलेगी वो डीएससी समाज को देंगे। मतलब सिंगल पोस्ट पे जो डीएससी समाज का लगा, तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की बारी कब आएगी? जब वो 35-40 साल नौकरी करके रिटायर होगा, तब हमारी बारी आएगी। क्यों भाई, हमने क्या बोलने का बाठा मार दिया? हमें आरक्षण क्यों नहीं? हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल पोस्ट है वो जनरल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होनी चाहिए। अगर मेरिट में उसके डीएससी की बनती है उसकी सिलेक्शन करो, मेरिट में अगर हमारे समाज की मेरिट बनती है हमारी सिलेक्शन करो। ये दो बात क्यों? तो इसमें कुछ डिमांड है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपसे अनुमोदन भी चाहूंगा कि हाथ खड़े करके उन सभी का अनुमोदन करो जो हमने लोगों से विचार विमर्श करके एक डिमांड चार्ट बनाया जो सरकार को भेजना है। सबसे पहली डिमांड जो मैंने बताई, ये 15 मई को जो विश्वविद्यालयों में ये जो जारी की थी अधिसूचना, इसमें जो ओएससी डीएससी किया था, जो उसमें 10% में हमारे हिस्से में उनका एडमिशन हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वो आरक्षण तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। हमें 10% जो कोटा हमारा निर्धारित कर दिया, उस कोटे के अंदर कोई भी सेंधमारी मंजूर नहीं की जाएगी। वो सेंधमारी सरकार बंद कर दे, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से सरकार को दूसरी इसमें सिंगल पोस्ट वाली, हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल पोस्ट है ये तुमने पर्टिकुलर एक कास्ट विशेष के लिए आरक्षित कर दिया। और भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी रिजर्वेशन 100% किसी भी वर्ग के लिए रिजर्व नहीं हो सकती। तो हम दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि जो ये किया है तुमने सिंगल पोस्ट वाला, ये सिंगल पोस्ट वाला भी बंद करो। 4 पोस्टें निकालो, 2 उनकी दे दो, 2 हमें दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। 8 निकालो, 4 उनकी दे दो, 4 हमें दे दो, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। परंतु 5 निकालेंगे, 3 उनको देंगे, 2 हमें देंगे। 7 निकालेंगे, 4 उनको देंगे, 3 हमें देंगे। ये चीज मंजूर नहीं है, ये चीज मंजूर नहीं है। उसके बाद में अगर सरकार ने इसी यही खेल जारी रखा तो मैं इस महासंघ की सभी यूनिटों को, जितनी भी हमारी सभाएं हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि उसी वक्त जिसको भी जानकारी मिले वो अपने जिलों के अंदर, चाहे 1 दिन का करे चाहे 2 दिन का करे, सांकेतिक धरना उस दिन जरूर दें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तीसरा, जो डीएससी ओएससी किया, बहुत ललकारा सरकार ने, खूब हमारे खिलाफ गालियां भी बकी केंद्रीय सम्मेलन में। भाई मंजीत मोखरा ने भी कहा कि केंद्रीय सम्मेलन में ये कहा कि हम तो जूते भिगो के मारेंगे। ये जब डीएससी ओएससी किया, सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा? जो आरटीआई लगाई डॉक्टर राजेश ने, उससे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, जो 10% आरक्षण डीएससी समाज के लिए किया गया है उसमें 85% बच्चे अकेले धानक समाज के आ रहे हैं। 2 बच्चे वाल्मीकि आ गए, 3 बच्चे खटीक समाज के आ गए, 1 ओड आ गया, 1 सैसी आ गया। यही है, 6 जातियों से फालतू किसी जाति का एडमिशन ही नहीं हुआ है। 36 जाति है डीएससी की, सिर्फ 6 जातियों के बच्चों के एडमिशन हुए हैं। 30 जातियों का तो एक भी बच्चे का एडमिशन 2020 से लेकर के आज तक ना किसी कॉलेज में हुआ है ना किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि डिप्राइव्ड वे लोग हैं जिनका एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ।
जो 2007 तक 1994 से लेकर के 2007 तक वर्गीकरण रहा, उसकी एक RTI हमने सरकार में लगाई थी और उसमें जो आंकड़े आए सबसे चौंकाने वाले आंकड़े थे उसमें कि 36 जात में से 15 जातियों के बच्चे सरकारी सर्विसेज में आए, 21 जात का तो एक भी बच्चा सरकारी सर्विसेज में नहीं आया। और जो जात हमारे साथ जोड़ी थी 15 जातियां, उसमें 7 बच्चों के लोग जो बच्चे थे वो सरकारी नौकरियों में आए, 8 जातियों का तो एक भी बच्चा नहीं आया। हम ये कह रहे हैं कि 8 जातियां तो जो हमारे साथ जोड़ रखी है वो, और 21 जात BSc समाज की, उनको डिप्राइव्ड करो। डिप्राइव्ड की असली हकदार वो जातियां हैं जो 85% जो आरक्षण BSc समाज का खा रही है, वो डिप्राइव्ड नहीं है। और इस डिप्राइव्ड का जो तुमने बनाया है खाता, ये टोटली गलत है। जो आरक्षण के करो 4 टुकड़े, जो वास्तव में डिप्राइव्ड है उसको डिप्राइव्ड का हिस्सा दो। अकेले चमार जाति को जो टारगेट बना करके तुम काम करोगे तो वो चीज अब चमार समाज सहन नहीं करेगा साहब। उसके लिए चाहे हम, जैसे बलजीत मोखरा जी ने कहा, बिल्कुल टीम बनेगी। हमने कोशिश भी की है इस सम्मेलन में युवाओं को जोड़ देगी। टाइम की कमी थी, सर्दी का मौसम था, वक्ताओं को बहुत कम टाइम दे पाए, वक्ताओं को टाइम नहीं दे पाए, सबसे माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक लोगों ने जाना चाहती। इसके साथ साथ एक और सिस्टम चलाया हुआ सरकार ने, नॉट फाउंड सूटेबल, जो पोस्टें खाली रखनी होती है जिसमें ना DSC भरना है ना OSC भरना है, NFS का फार्मूला लागू करो और जनरल कैटेगरी से भरो। हम ये कह रहे हैं कि ये NFS का मामला भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। जब तक हमारी पोस्टें 72,000 पोस्टें खाली पड़ी है, 1966 से लेकर के आज तक RTI का आंकड़ा बोलता है, सरकार की चिट्ठी बोल रही है 2017 की, जो चीफ सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लास कमीशन को लिखी थी। 1966 से लेकर के जब से हरियाणा बना है 2017 तक हमारे सारे शेड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों की संख्या पूरे हरियाणा में 51,000 समथिंग है, और 72,000 पोस्टें हमारी खाली पड़ी है। देना नहीं चाहते, भरो ना। 72,000 पोस्टों को भरने की मांग करे। BSc समाज सोया हुआ क्यों है? पहले हमारी उन लोगों से मीटिंगें होती थी जब सुप्रीम कोर्ट में हम जाया करते, हम मांग किया करते, उनसे बात होया करती, हमारी ML सारवन से भी बात होती थी। हमने कहा कि तुम DSc OSC लगा रखे है, तुम 72,000 पोस्टों का बैकलॉग, उस टाइम तो 48,000 था, 2007 की बात करता हूँ कि ये बैकलॉग भरवाओ। ML सारवन कहता है कि अगर बैकलॉग भरा तो इन पोस्टों पे भी चमार समाज के लोग आगे आएंगे। आज वर्गीकरण किया हुआ है, आज वर्गीकरण किया हुआ है। 72,000 में 36,000 पोस्टें DSc समाज के हिस्से में आती है। सरकार पे दबाव दे, उनका मंत्री रुके मारता है कि हम तो शिकार करके खाया करते, चमार तो मरे हुए पशु खाया करते। अब शिकार करने का टाइम अब है। अगर मंत्री कृष्ण बेदी में ताकत हो तो ये 72,000 पोस्टों का सरकार से बैकलॉग भरवाए। कैबिनेट मंत्री है, अगर नहीं भरवाता तो ये डिंगे मारनी बंद कर दे। शिकार करना को नहीं, तुम्हें तो मरा हुआ भी नसीब नहीं होगा। ये हालत कर देगा चमार समाज। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? कई मामले हमारे नोटिस में आए। नरवाना का मामला नोटिस में आया, सबसे पहले उजाना गांव का। मैं ये मामले भूल गया, बीच में मैं बताना चाहता था। उजाना गांव का मामला क्या है? 150 परिवार थे, 100 गज के प्लाट अलाट हुए, और 100 गज के प्लाट में उन लोगों ने ये पहले तय किया कि हम 10-10 गज जमीन अपनी छोड़ करके एक सार्वजनिक जगह के लिए रिजर्व रखेंगे, ताकि टाइम आने पे हम अपनी चौपाल बना सके। 90 गज के अंदर प्लाट बना लिए, 100 गज जमीन अपनी रिजर्व रखी। पटवारी ने क्या खेल खेला? रजिस्ट्री 100 गज की करवा दी, कब्जा 90 गज का दे दिया, और जो बाकी जमीन बची थी वो सरकार की कह दी कि ये सरकार की है। अब रोला मचा जब 1500 गज जमीन के ऊपर। गांव के सरपंच ने बात करी बेदी से, बेदी करने लगे इनको जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेना है, आप प्रोग्राम तय करो, मैं आऊंगा, आधारशिला रखूंगा। उस भवन के, पटवार भवन के आधारशिला इससे रखवाई गई। इसने 15 लाख रुपया अपने अच्छी कोष से दिए, फटाक देशी भवन का लेंटर लगवा दिया। इसके दिल में दर्द नहीं था कि ये दलित समाज की जमीन है, इनको देना नहीं चाहता था। नरवाना के लोगों को ये सबक लेना चाहिए। नरवाना के चुनाव में हमने बहुत मेहनत करी थी कि सारे हरियाणा के अंदर एक ही दुश्मन है, BSc समाज का ये मंत्री, इसको हरा दो। नरवाना के अंदर कोई खेल नहीं है, परंतु नरवाना के लोगों को समझ में नहीं आई। हमारे कोई कह दिया ये तो फलानी पार्टी के दल्ले हैं,
ये तो बिके हुए लोग हैं, अब ले लो ना स्वाद। जमीन भी गई, हमारी जमीन है वो। मैं ये कह रहा हूँ आज भी कोर्ट में अगर ये मामला चला गया तो या तो वो पटवारी कानून को तहसीलदार नपेंगे जिन्होंने 90 गज दे करके 100 गज की रजिस्ट्री हमारे नाम करी। कोई ना कोई तो फंसेगा इसमें। इसी तरह से एक मामला आया अभी सोनीपत का, साथियों ने नोट कराया कि शावलात की जमीन थी और शावलात की जमीन में किस्तें हमने भरी और कब्जा जाटों ने कर लिया। ये मामला माली गांव में भी आया। 2005 में जब जींद का सम्मेलन हुआ, मैं इस समाज का भी आभारी हूँ कि जींद के सम्मेलन की सारी बागडोर भी मेरे हाथों। उसके बाद में माली गांव से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि जी हमारे को शामलात की ज़मीन मिली थी, ट्रेजरी में हमने किस्त भर दी, किस्त हम भरते हैं, ज़मीन हमारी है, पानी हम लगाते हैं, वो लेते हैं, बोते हम हुआ है, काट वो लेते हैं। ये खेल उनका कई दिन चला साथी, कई दिन खेल चला। आखिर में मैंने उन लोगों को ये कहा कि आप लोग करड़े हो जाओ, ज़मीन बचेगी तो आपकी है, नहीं तो जाएगी तो सभी की जाएगी, एक की नहीं जाएगी। अगर ज़मीन चलेगी तो आपके पास कुछ नहीं है। तहसीलदार से बात करो नहीं सुनता, एसडीएम से बात करो नहीं सुनता, एसएचओ से बात करो वो भी नहीं सुनता, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। और आखिरी में क्या हुआ कि जब वो फसल निकाल रहे थे खेत के अंदर, खलियान के अंदर निकाली हुई फसल को ट्राली लेकर के दूसरे लोग आगे भरने शुरू कर दिया। मेरे पास टेलीफोन आया कि चालिया साहब ये तो आज हद हो गई, फसल हमारी निकाली हमने उठाने ये लग रहे हैं। वहाँ कितने आदमी हो? बोले वहाँ 5। बोले 500 रुपये बुलाओ गाँव से और जलीगंडा से बुला लो। जलीगंडा से लेके आगे वहाँ जितने ट्रैक्टर लेके आए सबको काट दो, सारे काट दिए। आज वो जमीन हमारे माड़ी समाज में हमारे चमारों के नाम। ये खेल करना पड़ेगा हमें देर सवेर। ये लाल क्रांति भी लानी पड़ेगी। जाति कितने दिन सहन करोगे आप? कितने दिन ये कागज पत्र लिखते रहेंगे? कितने दिन? आखिरी में इसकी भी इंतहा होती है, हद होती है। परंतु जो इस तरह के मामले आते हैं जहाँ हमारी जमीन की बात आ जाती है, हमारी औरतों की इज्जत की बात आ जाती है, कायदे कानूनों इन कागजों में कुछ नहीं रखा साथियों। आपको एक मारता है गांधी वाली नीति छोड़ दो, एक मारता है गाल दूसरा पे मत करो, एक मारता है दूसरा बरोबर में ठोक दो। गारंटी शुदा बात है, जिंदगी भर अमन चैन की जिंदगी जियोगे। कोई दूसरी चाहे कितना ही बड़ा दमन क्यों ना हो, आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये हम किस लिए भी कह रहे हैं कि अब हद हो चुकी है इन सब बातों में। इसी तरह से एक मामला और आया है, एक बहन का सुसाइड केस है। मैं आपको बता भी देता हूँ इस समझ के माध्यम से। अभी उन्होंने नोट कराया, एक फरीदाबाद का केस था। राष्ट्रीय खिलाड़ी थी खो खो की, सुसाइड कर दिया। तंग कौन करता था? स्कूल की प्रिंसिपल। शिकायत करो कुछ नहीं। इसी तरह से एक मामला और था अभी शहीदों का, हमारे सामने आया। ये जातियां कब तक सहन करोगे? अभी एक उदाहरण हुआ है पिछले दिनों, उस मीटिंग में मैं लगातार रहा भी हूँ। जब से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ मीटिंग बुलाई, उसमें गए, सीएम के साथ मिलने का मौका मिला, सीएम से भी मिले। ये जो अपना एडीजीपी मामला, एडीजीपी का मामला था, लोगों ने कहा कि बहुत बहादुर था एडीजीपी। एडीजीपी बहादुर नहीं था, कायर था। क्यों कायर था? कि उसने आरोप लगाया अपने डीजीपी पे, उसने आरोप लगाया अपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा पे, उसने आरोप लगाया एसपी रोहतक पे। एसपी रोहतक उसके अधीन काम करता है और देर सवेर यही डीजीपी, ये जो एडीजीपी था, डीजीपी बनना था। डीजीपी का मतलब डीजीपी नहीं होता, डीजीपी का मतलब होता है आधी हरियाणा सरकार, जिसके हाथ में सारी पुलिस फोर्स होती है। सुसाइड क्यों किया? बुज़दिल था। जातियां हमने भी सहन करी है। 35-37 साल की नौकरी में किसी आईएएस अफसर से हमने नजर से नजर मिलाकर के नौकरियां की, गुलामी करके नहीं की। जब मौका मिला सुनाया भी है। एडीजीपी ने सुसाइड क्यों किया? किसी को लेके मरता तब हम बहादुर मानते कि हाथ शेर दिल इंसान था। क्यों सुसाइड किया? कमजोर था। कमी क्या थी? घरवाली आईएएस अफसर, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा,
बूटा सिंह सुसाइड करता है और फिर उसको बहादुर कहते हैं। बहादुर नहीं था, कमजोर था, सहन नहीं कर पाया, सरकार से लड़ नहीं पाया। सरकार से तो अशोक खेमका भी लड़ा, वो भी सुसाइड कर जाना चाहिए था। क्या अशोक खेमका के ऊपर ज्यादती नहीं हुई? मेरे डिपार्टमेंट का एडीजी रहा है, कमिश्नर रहा है अशोक खेमका। मैंने उस आदमी को साइकिल पे आते देखा है कमिश्नर होते हुए, जिसको सरकारी गाड़ी तक नहीं थी, नौकरी धड़ल्ले से करके गया है, गुलामी से नहीं की। परंतु उसकी एक संभावना अच्छी थी कि सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, जिसको हम गब्बर सिंह कहते हैं, उसका ही उसको सपोर्ट थी। हमारे आदमी की सपोर्ट क्यों नहीं? 17 विधायक क्या कर रहे थे? क्या इन विधायकों को पता नहीं था कि जाति सहन हो रही है? 17 तो छोड़ो, सुसाइड करने के बाद में हमारे जो मंत्री है दो, कृष्ण पवार और कृष्ण बेदी, उस मैडम पे, उस औरत पे, अमृत कौर पे, उस कुमार पे दबाव देने के लिए तीसरे दिन उसका करने देरी करने जाते थे। न्याय दिलाने के लिए नहीं जाते थे, उस औरत पे दबाव देने के लिए जाते थे। और मैं बहादुर मानता हूँ उस औरत को भी। उसने यहाँ तक कह दिया कि जो फैसला करेगा मेरा समाज करेगा, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार का कोई मंत्री मेरे घर नहीं आना चाहिए। ये औरत ये होती है दिलेर की, उस औरत की नौकरी तो वो भी कर रही है, इसी सरकार के अधीन भी कर रही है, ये अफसर भी है और चमार भी है। चलो जो भी हो, अफसर बहुत बढ़िया था, इसलिए हमने उसका समर्थन किया था। और वो समर्थन जैसे कार्रवाई हुई सरकार की हमें पता था। 5:30 बजे 9 तारीख को सीएम हाउस पे हमारी मीटिंग हुई थी सीएम के साथ। सीएम के कोठी से निकल के कौन जा रहा है? शत्रुजीत कपूर। मीटिंग में कौन कौन बैठे हैं? अनुराग रस्तोगी, जिसके ऊपर आरोप है। कृष्ण बेदी को पहले भेज दिया कि तेरे समाज की डेपुटेशन आ रहे हैं, उनकी रंग संभाल जा करके, उनको मोटिवेट कर। उसको भी लोगों ने खूब सुना दिया था। राजेश खुल्लर आखिर में आता है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। मुख्यमंत्री से हमारी आध घंटा मीटिंग हो जाती है, उसके बाद राजेश खुल्लर आता है, आगे डाल करके असली मुख्यमंत्री राजेश खुल्लर, नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है। राजेश खुल्लर किसका लगाया हुआ है? मनोहर लाल खट्टर का। शत्रुजीत किसका लगाया हुआ है? मनोहर लाल खट्टर का। सरकार कौन चला रहा है? मनोहर लाल खट्टर। ओबीसी वाले हैकड़ी मारा करते, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, मारा मुख्यमंत्री नायब सैनी। आखिरी में वो नायब सैनी ने कह दिया मैं तो चपड़ासी की भी बदली नहीं कर सकता, कर लो। डीएससी वाले रोले मचाया करते, चमार खा के। मरने वाला कौन था? वाल्मीकि, आंध्र प्रदेश का, बेदी की जात का मंत्री था। और बेदी समझौते के लिए चक्री काट रहे हैं। न्याय दिलाओ ना, तब मानेंगे कि डीएससी का नेता है। डीएससी का एडीजीपी मरा, डीएससी का कैबिनेट मंत्री, न्याय कौन दिवाएगा? कृष्ण कुमार है? सारंगी पता चल गया कि किसकी कितनी पावर है। ये बहुत सी बातें थी जो कहनी थी। इसके साथ साथ जो डिमांड की बात है, 72,000 पोस्टों का जैसे मैंने जिक्र किया, खाली पड़ी है। सरकार इन 72,000 पोस्टों का बैकलॉग भरे, ये हमारी डिमांड है। 8वें हमने ये कहा कि ये जो 1994 से लेकर के 2007 तक तो सरकारी नौकरियों, और 2020 से लेकर के 24-25 तक अब भी चालू है, एडमिशनों में वर्गीकरण किया हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और जन साधारण को ये बताए अखबारों के माध्यम से कि डीएससी लागू करने के बाद में इन जातियों को, इतनी जातियों को सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व मिला, सरकारी इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई। ये एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे। उस श्वेत पत्र के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस जमात के कितने बच्चे दाखिल हुए, किस जमात के कितने लोगों को नौकरियां मिली। ये अगर मामला हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो सरकार तो चुप रहेगी नहीं, फिर क्या करेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसको पूरा करने के लिए कोई कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी में वो डाटा इकट्ठा करेगी।
हम चाह रहे हैं कि उस डाटा का इकट्ठा करने से पहले सरकार अपना डाटा पब्लिश करे, सरकार जन साधारण में, अखबारों के माध्यम से, कि हमने डीएससी करी और इतनी जातियों को इसका फायदा हुआ। ये हमारी मांग है। एक पोस्ट मैट्रिक में सबसे बड़ा देखो खेल सरकार का, राजेश जी ने बहुत अच्छी बातें इस किताब में लिखी। जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन कितना है सरकारी सर्विसेज में? 35 से 40% के आसपास। AWS क्या है? जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर है, बोले उनको 10% आरक्षण दे रहे हो। अरे जिस जमात का पहले ही 35% पोस्टों पे जो कब्जा करे बैठे हैं, उनको तो तुम 10% अलग भी दे रहे हो। और जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट का 20% आरक्षण होने के बावजूद भी 9-10% रिप्रेजेंटेशन है, उसके टुकड़े कर दो तो वो 10% यहां भी आरक्षण अलग करते हैं, यहां अलग नहीं किया। फिर हमारे एक्स सर्विसमैन है, जनरल एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए अलग प्रोविजन है 2.5% रिजर्वेशन का। और हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, बोले शेड्यूल्ड कास्ट का जो 20% कोटा है वो 2.5% इसी 20% में लेंगे। मारा आएंगे तो आपस में उलझाए रखो, उनको अलग से देते रहो। ये कितना बड़ा खेल है, ये समझने वाली बात है। इसके बाद में एक सबसे बड़ी बात अब चल रही है पूरे हरियाणा में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं कंपटीशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के जो पेपर होते हैं कौन बनाते हैं? जो सीबीएसई बोर्ड के जो ज्ञाता होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ के आते हैं, वो पेपर बनाते हैं। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ के जाएगा? स्कूल एजुकेशन बोर्ड भिवानी से। भिवानी बोर्ड से जो +2 करके जाएगा, वो सीबीएसई का जो बोर्ड से पास करके आया +2, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि दोनों के सिलेबस में दिन रात का अंतर है। जो पेपर बन के आते हैं वो सीबीएसई पैटर्न पे बन के आते हैं। हमारे बच्चे सेंट्रल इन एग्जामों में इसीलिए क्लियर नहीं हो पाते। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। स्टेट वाइज बोर्ड नहीं, स्टेट वाइज सिलेबस नहीं, सेंट्रल पैटर्न पे एक ही सिलेबस हो, एक शिक्षा नीति और एक बोर्ड हो। ये हमारी डिमांड है। इसके अलावा जो एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशनों में क्या है? हम कह रहे हैं कि 20% आरक्षण है। 20% आरक्षण एडमिशनों में कई कोर्सों में नहीं है। किन में नहीं है? जिनमें 15% सीटें ऑल इंडिया लेवल की जो अलग होती है, रिजर्व होती है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। साथ में 100 पोस्टों में 15% पोस्टें अलग काट दी, 85% बची। 85% का 20% 17 बची। हमें तो 17 ही पोस्टें मिलनी चाहिए 20। हम ये कह रहे हैं कि जो 15% जो सेंट्रल ऑल इंडिया लेवल की जो सीटें हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए। वहां भी हमें 20 और 20 नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी आज की आबादी 22.5-23% है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22.5% का प्रोविजन है रिजर्वेशन में, हमें भी 22.5% रिजर्वेशन उन एडमिशनों में दो जो हमें आज 17% मिली। एक डिमांड ये भी। इसी तरह से सबसे बड़ा नुकसान, एक और पढ़ लिख के गांव छोड़ दिया, शहर में आगे बसने की तमन्ना है, हुड्डा में प्लाट निकले, एप्लीकेशन लगा दी, लॉटरी निकल गई, हुड्डा में प्लाट निकल गया, कोठी बना करके रहेगी। चलो कुछ तो निकले, पिछले शहर में कोठियां बनाई। उस सिस्टम को सरकार ने बंद कैसे किया? एक नई स्कीम चला दी, दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्या है? बड़े बड़े पूंजीपतियों को इकट्ठा ही प्लाट दे देना, 4 एकड़ 5 एकड़ उसकी सोसाइटी के नाम से दे देना कि दीनदयाल सोसाइटी बसाओ। और उस दीनदयाल सोसाइटी में एप्लीकेशन मांग करके लॉटरी नहीं निकालते, वो सारे के सारे अपने प्लाट जो हैं वो ऑक्शन बेस पे देते हैं। आप में हिम्मत है 20 लाख की 20 लाख की बोली लगा दी, दूसरे की हिम्मत 25 लाख की 25 लाख लगा दी। अब जनरल बोली के अंदर तो हम मुकाबला नहीं कर सकते भाई, हमारे को बोली में आनी कौन देंगे ऊपर? फिर इसका मतलब तो शहरों में हमें प्लाट ही नहीं मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि तुमने ये जो दीनदयाल उपाध्याय पर जो स्कीम चलाई है, या तो इसको बंद करो। हुड्डा वाले जो डिपार्टमेंट खोल रखा था, उसी की जो पॉलिसी थी, उसी हिसाब से ये प्लाट निकलने चाहिए, अलाट होनी चाहिए।
और ये चलाना है, हुड्डा को फेल करना है, तो इस दीनदयाल उपाध्याय में एप्लीकेशन मांग करके फार्म निकालो और फार्मों की फिर लॉटरी निकालो और जिसकी लॉटरी निकल जाए उसको प्लाट लगा के दो। ये बोली सिस्टम बंद करो। एक डिमांड हमारी ये भी। इस तरह से ये टोटल 15-16 डिमांडें हैं सारी, ये सरकार को भेजनी है और सरकार को भेज करके हम ये डिमांड भी करेंगे कि इस डिमांड चार्ट के ऊपर हमारा हरियाणा का डेपुटेशन आएगा, उसको मिलने का टाइम जो हम मिल करके तय करेंगे, सरकार से इन बातों का स्ट्रेस करेंगे। ये तो हमारा है डिमांड चार्ट। इसके साथ आप लोग आए, बहुत टाइम लगाया, सभी लोग चले गए। एक अंतिम संदेश मैं फिर देना चाहता हूँ कि जो भी जिले आज इस समारोह महासम्मेलन में आए हैं वो अपने जिले में भी और अपने ब्लॉक लेवल पे भी, सब डिवीजन लेवल पे भी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सब की सूची पदाधिकारियों के नाम और उनके मोबाइल नंबर सहित 1 महीने के अंदर अंदर हमें दे दो। आगे की कुछ जो कार्रवाई होगी वो हम अपने आप चला लेंगे। इनकी सबकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। और रही बात संगठन की संघ की, इसमें कोई शक नहीं कि ये संस्थाएं जो इसके साथ जुड़ेगी वो तो इसकी मेंबर होंगी। जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जवान साथी जो शायद ही किसी संस्था को चला रहे हो, शायद ही किसी NGO को चला रहे हो, पूरे हरियाणा की हमारे पास जानकारियां हैं, उन सभी नौजवान साथियों को इस महासंघ के अंदर शामिल करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनके मार्गदर्शन नहीं करेंगे। वैसे तो मंजीत मोखरा जी ने कहा कि हम आगे रहेंगे भी ये मार्गदर्शन करें। अभी हमारे में इतनी हिम्मत है मोखरा जी, आप दौड़ लगानी शुरू करियो, शायद आप पीछे रह जाओगे, चालिया पीछे नहीं रहेगा। हम आपके बरोबर नहीं, आपके आगे हो गए, लड़ेंगे मिल करके, ये आश्वासन दे रहे। आगे जो भी रूपरेखा बनेगी, धरने की, प्रदर्शन की, जो भी कार्रवाई सरकार के खिलाफ होगी हम मिल करके करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भीम।